हेलो बच्चों। तो इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं कि हमने अभी तक जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं ना, तो उन सब को यूज करते हुए हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक आधा में जो टॉपिक भी इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन पढ़ लो, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, इसको सोल्व करो, आंसर कमेंट करो, देन हम इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। 2 मिनट है आपके पास। क्वेश्चन है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 mole of photon of radiation whose frequency is 5 into 10 की पावर 4 हैजर्ड। ठीक है, सोल्व करेंगे इसको। सोल्व करते हैं इसको। अब इसमें क्या बात की थी हमने, पहले तो 1 मोल के केस में बात की है, तो n इज इक्वल टू 1 मोल। 1 मोल के केस में जब हम फोटोन लिखते हैं कि 1 मोल में हमारे पास कितने फोटोन आते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 फोटोन्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम h, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या पढ़ी थी हमने, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 ये वैल्यू पढ़ी थी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या दे रखी है, इसने फ्रीक्वेंसी हमको दे रखी है 5 इंटू 10⁻⁻⁻। ठीक है, अब हमने एक क्या पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था, जिसमें हमने पीछे पढ़ा था ई की वैल्यू निकाल रहे थे, एनर्जी निकाल रहे थे। वैल्यू क्या थी हमारे पास, NHV, E इज इक्वल टू NHV। तो इसमें करना क्या है, हमको सिर्फ क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है, E निकालना था, कैलकुलेट एनर्जी। N की वैल्यू क्या है हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, इनटू में h, प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू क्या है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, इसके बाद आया v, क्या है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या लिखते हैं 5 इंटू में 10⁻⁴। बस इसको सोल्व करना है, सोल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिसका आंसर आ गया वो कमेंट कर देना। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए 100 वोल्ट बल्ब इमिट करता है मोनोक्रोमेटिक लाइट को ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। कैलकुलेट करना है हमको नंबर ऑफ फोटॉन्स जो कि इमिट हो रहे हैं पर सेकेंड बाय द बल्ब। सोल्व करेंगे इसको। आई होप सबका निकल गया होगा। तो इसमें हमको क्या क्या दे रखा है, पहले वो लिख लेते हैं। पावर हमको दे रखी है 100 वॉट, वेवलेंथ दे रखी है 400 नैनोमीटर,
ठीक है। इसके बाद हमको दे रखा है क्या, टाइम दे रखा है 1 सेकेंड, निकालना है हमको n। तो पावर के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन थी, एनर्जी अपॉन टाइम। हम इसके लिए ऐसे लिख रहे थे, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन में टाइम। अब इसमें हमको क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी के केस में हम ऐसे लिख सकते हैं, पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू एनर्जी। पावर कितनी थी हमारे पास 100 वॉट, टाइम 1 सेकेंड इज इक्वल टू ई। ई की क्या वैल्यू आ गई 100। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, ई निकाल लिया। इसके बाद हमारे पास जो पीछे फॉर्मूला बन रहा था, ई इज इक्वल टू एन एच सी अपॉन लैम्डा, ये था। तो इसके केस में क्या है, हमको ई आ गया हमारे पास 100, एन निकालना है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 रेशियो की पावर माइनस 34, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में लैम्डा, लैम्डा कितना देगा था 400 इंटू में 10 की पावर माइनस 9। इसको लिख सकते हैं कैसे, n इज इक्वल टू 100 इंटू में 400 इंटू में 10 की पावर माइनस 9 अपॉन में लिखेंगे 6.6 इंटू 10 रेशियो की पावर माइनस 34 इंटू में 3 इंटू 10 रेशियो की पावर 8। इसको सोल्व करोगे आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर। आई होप सबका निकल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसको हम वी नॉट से शो कर रहे थे फॉर ए मेटल इज 7 इंटू 10 की पावर 14 पर सेकेंड। कैलकुलेट करनी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो कि इमिट कर रहा है व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हमको दे रखा है 1 इंटू 10 की पावर 15 पर सेकेंड हिट कर रही है किसी भी मेटल को। 2 मिनट है आपके पास, सोल्व करेंगे इसको। सोल्व कर लेते हैं इसको। क्या क्या दे रखा है हमको, वी नॉट दे रखा है इज इक्वल टू, ऊपर दे रखा है जो 7 इंटू में 10 की पावर 14, वी दे रखा है हमको 1 इंटू में 10 की पावर 15। ठीक है, तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी, एक इक्वेशन लिखी थी हमने एच वी माइनस वी नोट, ऐसी कुछ इक्वेशन लिखी थी, याद आ रही हो, जिसमें हम क्या कर रहे थे, काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे थे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच ई माइनस वी नॉट। एच की वैल्यू जो था हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 रेशियो की पावर माइनस 34। वी की वैल्यू क्या थी 10 की पावर 15 इंटू में माइनस में वी नॉट की वैल्यू क्या थी 7 इंटू में 10 रेशियो की पावर 14। इसको सोल्व करेंगे हम तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की। इसके साथ ही हमारा क्या होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया है, जिसके तीनों क्वेश्चन निकले हैं उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिख रहा है। बाकियों का ट्राई करें, पीछे वाले लेक्चर्स को दोबारा पढ़ें। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर से हम क्या समझते हैं कि जो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, दो नेचर शो करती हैं।
पहला क्या हो जाएगा हमारे पास वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। ठीक है, जब हम वेव नेचर के लिए बात करते हैं तो हम इक्वेशन बनती है हमारी E इज इक्वल टू एच, और पार्टिकल नेचर के लिए हम बात करते हैं तो हम लिखते हैं E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये होगी इक्वेशन 1, ये होगी इक्वेशन 2। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ E प्रेजेंट है तो इसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करेंगे, हम लिखेंगे x म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो म्यू के लिए हम क्या लिख रहे थे, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन में लैम्डा। ठीक है, लिख रहे थे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, h इंटू में सी अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास सी स्क्वायर प्रेजेंट है उसको हम, जो ये वाली टर्म है उसको हम ले जाएंगे नीचे और यहाँ पे लैम्डा को ले जाएंगे ऊपर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एच सी अपॉन में लैम्डा था इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये वाला प्रेजेंट था। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें एम सी स्क्वायर को नीचे ले जाएंगे, लैम्डा को ऊपर ले जाएंगे। तो एच सी अपॉन में एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा, एक सी से एक सी कट आउट हो जाएगा, एच अपॉन में एम सी इज इक्वल टू लैम्डा। ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम ये। ठीक है, इतना आ गया सबको समझ में। इसके बाद हमारे पास एक पॉइंट और इसके अंदर जब हम ऐड करते हैं, हम जो सी प्रेजेंट है ना उसको हम म्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है हमारे पास h अपॉन में एम वी इज इक्वल टू लैम्डा, एक ही इक्वेशन आ जाती है हमारे पास। इसके बाद हम फर्दर आगे इसको सोल्व करेंगे। अब इसमें हमारी लास्ट इक्वेशन क्या आई थी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी आई थी। अब थोड़ा सा अगर हम रिमाइंड करें, हम बात करते हैं मोमेंटम के लिए। मोमेंटम को हम क्या लिख रहे थे, एम वी से लिख रहे थे। ठीक है, तो इसमें जो एम वी है उसकी जगह पे मोमेंटम लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। पी इन द केस ऑफ मोमेंटम हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के केस में। काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कैसे लिखते थे, हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसे कुछ लिखते थे। ठीक है, अब इसके केस में हम क्या कर सकते हैं, इन केस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड फ्रॉम एम, ये कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इंटू में कर देंगे एम और डिवाइड में कर देंगे एम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में एम लिख सकते हैं। देन क्या कर सकते हैं, इसमें जो ये वाली टर्म आई है हमारे पास, हाफ एम वी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन में एम लिख सकते हैं। सेम टर्म आ गई एम वी का होल स्क्वायर, एम वी को हम क्या लिख रहे थे, मोमेंटम, मोमेंटम की जगह हमने क्या लिखा था, पी। तो इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ, यहाँ पे था काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे लिख सकते हैं हम पी स्क्वायर अपॉन में एम लिख सकते हैं। अब ये 2m जो है हमारे पास नीचे, अगर हम उसको उधर ले जाते हैं, 2m के ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे, रूट में लग जाएगा इसको, 2m के ई इज इक्वल टू पी अंडर रूट। एक जो मेजर इक्वेशन आ गई हमारे पास फॉर्मूले के लिए वो आ गई 2m के ई अंडर रूट इज इक्वल टू पी। अब हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन थी, ये वाली, इसमें अगर हम p की वैल्यू पुट करें तो इसमें हम p की वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो हमने सॉल्व किया, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, पुट द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, p की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, इसके अंदर लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में 2m के e अंडर। ये था हमारे पास लास्ट वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऑफ ड्यूल नेचर। इसके साथ ही हमारा क्या होगा, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन खत्म हो गया। तो इसी में ही लास्ट टॉपिक जो हमारा आता है इस लेक्चर का वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग जो थे वो हमको क्या बताना चाह रहे थे कि किसी भी, ये लगा लो, माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट के लिए या फिर माइक्रोस्कोपिक प्रोडक्ट के लिए
उसका एग्जैक्ट मोमेंटम, पोजीशन, दोनों चीज को एक ही बार में क्या करना, मेजर करना एक इम्पॉसिबल चीज है। कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक चीज के लिए, जो कि मतलब लगा लो बहुत छोटी चीज है, ठीक है, जब भी हम उसका जो मोमेंटम और जो है उसकी पोजीशन एक साथ में मेजर करना चाहेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा। या तो आपका जो एरर है वो मोमेंटम में आ सकता है, या फिर जो आपका एरर है वो पोजीशन में आ सकता है। तो इसको क्या लिखता है, माइक्रोस्कोपिक प्रोडक्ट या किसी बॉडी के लिए it is not possible to measure momentum and position at the same time। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, if we measure we must have some error in the momentum or position, and the error is greater than h/4π। तो इससे हम क्या समझते हैं कि जो भी हमारे पास एरर आएगा तो जो इसकी कांस्टेंट वैल्यू है h/4π उससे बड़ा ही होगा। तो इसके साथ हमारा क्या हुआ, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो हमारा पूरा हो गया। ठीक है, तो इसका अब एक लास्ट लेक्चर रह गया है इस चैप्टर का, बाकी पूरा कंटेंट हो गया है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।